आज हम जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय भारत माता का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म सन 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, जो कि आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता का पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीन और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता वहाँ के एक वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरी तथा कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक, औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला और संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती मानवता के पक्ष में रहने वाले नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वव्यापी और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाव उपाध्याय ने किया। हिंदुस्तान की कहानी अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है और इसे अंग्रेजी से भाषांतर हिंदी भाषा में हरिभाव उपाध्याय ने अनुवाद किया। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित समारोह में जाकर आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है, जिससे सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है। उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ लोगों की जय। कहने की ज़रूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद भी इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। पैना यानी तीखा। आगे देखिए, भारत माता। यहाँ पर जो पाठ संकलित है नेहरू जी के द्वारा रचित, वह है भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। यहाँ पर
लेखक ने बताया है कि जलसों में जाने पर नेहरू जी अपने श्रोताओं से, अपने सुनने वालों से हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करते थे। वे बताते थे कि भारत संस्कृत भाषा का एक शब्द है, भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्था के नाम से निकला हुआ है। एक संस्कृत भाषा का शब्द है, भारत क्या है, संस्कृत भाषा का शब्द है और भारत देश के संस्थापक माने जाने वाले सम्राट भरत के नाम से इसको भारत जाना जाता है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ सुनने वाले बहुत ज़्यादा सयाने थे। सयाने यानी बुद्धिमान। यहाँ पर नेहरू जी ने बताया है कि शहर के लोग कैसे होते, सयाने होते हैं और दूसरी तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं। तो नेहरू जी उनके सामने भारत की चर्चा कम करते थे और दूसरे देशों की बातें ज़्यादा करते थे। उन्हें दूसरे किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी, उन्हें दूसरी तरह की बातों की ज़रूरत थी। इसीलिए उनके समक्ष वे भारत की बातें कम और दूसरे देशों की बातें ज़्यादा करते थे। लेकिन किसानों से जिनकी नज़रिया महदूद था, जिनका जो नज़रिया है वह कैसा था, बिल्कुल सीमित था। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम कोशिश कर रहे थे। लेखक कहते हैं कि वे किसानों के समक्ष अपने भारत देश की चर्चा करते जिसकी आज़ादी के लिए वे कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। वे उन्हें बताते कि देश का एक हिस्सा दूसरे से अलग होने पर भी हिंदुस्तान एक है, क्योंकि मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा था, यानी एक सा था। स्वराज्य का जिक्र करता तो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। वे उन्हें बताते कि देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से अलग होने पर भी हिंदुस्तान एक है, क्योंकि हमारी समस्याएं एक सी है, चिंताएं एक सी है। वे बताते कि स्वराज्य कुछ लोगों के फायदे के लिए न होकर सबके फायदे के लिए होता है, ऐसा नेहरू जी उन सबको बताते थे। इसलिए देश के सभी नागरिकों के स्वराज्य प्राप्ति के आंदोलन में भाग लेना चाहिए। मैं उत्तर पश्चिम के खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी है। नेहरू जी ने खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्राएं की। वह ग्रामीण श्रोताओं को अपनी यात्राओं के बारे में बताते। वे गांव के लोगों को अपने द्वारा की गई यात्राओं के बारे में बताते और उन्हें ये भी बताते कि सभी प्रदेशों के किसान उनके जैसे एक जैसे सवाल करते हैं। उसका कारण यह था कि देश के सभी किसानों की समस्याएं और कष्ट एक जैसे हैं, यानी गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदारों और महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म, ये सभी बातें गुथी हुई थी। यहाँ पर उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याएं एक सी थी,
गरीबों पर पूंजीपतियों का शिकंजा, पुलिस के अत्याचार, जमींदारों के द्वारा अधिक लगान लेना और महाजनों का बढ़ता ब्याज, ये सारी समस्याएं थी। उस ठट्टे के साथ जिस एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और उनसे छुटकारा भी हम सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में जिसके हम एक जूझ हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी लिया था। नेहरू जी ने किसानों से बात करते समय इस बात की कोशिश की कि वे सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और किसी सीमा तक उस दुनिया के बारे में भी सोचें जो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। ऐसा करके उन्होंने उनकी सोच को व्यापक बनाने का प्रयास किया। मैं सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। नेहरू जी को लगता था कि देशवासियों को संसार के अन्य देशों और वहां पर होने वाले परिवर्तनों से परिचित करना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देशवासियों को सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी, आश्चर्य भरे बदलाव के बारे में बात की तथा अमेरिका में हुई तरक्की के बारे में बताया, तो उन्हें लगा कि यह काम उतना कठिन नहीं था जितना वे समझ रहे थे। इसकी वजह थी कि हमारे पुराने महाकाव्य ने और पुराणों की कथा और कहानियों ने जिन्हें खूब जानते थे उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे। नेहरू जी को हमेशा ऐसे लोग मिल जाते थे जिनको रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य और प्राचीन कहानियों ने भारत देश की कल्पना करा दी थी। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी मिलते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों की यात्राएं की थी, जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है। हिंदुस्तान के चारों कोनों पर जो तीर्थ स्थल है उनकी यात्राएं उन लोगों ने की हुई थी। इसी कारण उन्हें समझाना मुश्किल नहीं था। हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या धावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई। उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। नेहरू जी ने को ऐसे पुराने सिपाही भी अपने मिल जाते थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में और लड़ाइयों में विदेशों में जाकर नौकरियां की थी और ये लोग विदेशी वातावरण और संस्कृति से परिचित थे। वे लोग दूसरे मुल्क के बारे में कुछ बातें पहले से जानते थे क्योंकि नौकरी या लड़ाई के सिलसिले में वे सिपाही वहाँ रह चुके थे। वहाँ का हालचाल कुछ कुछ उन्हें पहले से ही मालूम था, इसीलिए उन्हें नेहरू जी की बातें समझ में आ जाती थी। कभी कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता, जलसा आने समारोह, तो मेरा स्वागत भारत माँ की जय के इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक इस कुछ पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है?
जिसकी वे जय चाहते हैं। नेहरू जी ने बताया कि नेहरू जी जब जलसों, सभाओं और समारोह में नेहरू जी का स्वागत भारत माँ की जय से होता था, यह नारे उन्हें देखकर लगाए जाते थे। तो नेहरू जी लोगों से पूछते थे कि इस नारे का क्या मतलब है, यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उनके कौतूहल और ताज्जुब होता, मेरे इस प्रश्न से उन्हें बड़ा आश्चर्य होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते। मेरे इस तरह के प्रश्न पर जब उन्हें कोई जवाब देते नहीं बनता तो वे एक दूसरे की ओर देखने लगते। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, या जिले की, या सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। जब नेहरू जी प्रश्न करते श्रोताओं से कि भारत माता कौन है, यह प्रश्न पूछते रहते थे। प्रायः अधिकतर लोग इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं। एक बार एक हट्टे कट्टे जाट ने जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं, मैं ही इसकी कोशिश करता हूँ और बताता हूँ कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं। अजीज़ यानी प्रिय। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे है हिंदुस्तान के लोग, और उनके और मेरे जैसे लोग जो इस देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोगों की है, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। यहाँ पर नेहरू जी ने भारत माता के बारे में लोगों को बताया कि हिंदुस्तान की धरती, नदियाँ, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सब हमें प्यारे हैं। लेकिन भारत माता का मतलब दरअसल उन करोड़ों लोगों से है जो यहाँ रहते हैं। तो ये हुआ आपका ये पाठ, यहीं पर पूरा हो गया है, और मुझे पूरी आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।